7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं 3 देशों की यात्रा से भारत लौटे पीएम मोदी साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया के दौरे पर थे पीएम। 3 देशों की यात्रा के बाद पहुंचे। हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:00 दिल्ली के एसजीवी के सक्सेना से जो है मिली सीएम रेखा गुप्ता। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह भी रहे साथ। विकास और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। 3 दिवसीय भव्य योग महाकुंभ 2025 का आयोजन आयुष मंत्रालय ने किया आयोजित। 21 जून तक चलेगा योग महाकुंभ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 3 देशों की यात्रा के बाद नई दिल्ली पहुंचे। तीनों देशों की यात्रा के बाद G7 में शिखर सम्मेलन में जो है हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी नई दिल्ली के एयरपोर्ट पर। ये तस्वीरें जहां पर देख सकते हैं, तीनों देशों की यात्रा के बाद जो है नई दिल्ली पर पहुंचे और वहां पर उनको रिसीव किया गया। और ये तस्वीरें तीनों देशों की यात्रा के बाद की, दिल्ली पहुंचने के बाद की तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रोएशिया की पहली यात्रा पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहां की सरकार और प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविच का धन्यवाद किया और साथ ही दोनों देशों ने जो है द्विपक्षीय संबंधों पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और क्रोएशिया लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ और समानता जैसे साझा मूल्यों से जुड़े। इस पर बयान देते हुए क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविच ने कहा कि हमने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने के भारत के प्रयासों पर भी चर्चा की है, जिसका क्रोएशिया समर्थन करता है। प्रधानमंत्री जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के सभी साथी, नमस्कार। दोपहरदान जागरेब की इस ऐतिहासिक और मनमोहक धरती पर जिस उत्साह, आत्मीयता और स्नेह से मेरा स्वागत हुआ है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की ये पहली यात्रा है और इसका सौभाग्य मुझे मिला है। फ्रेंड्स, भारत और क्रोएशिया लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ, प्लुरलिज्म और इक्वलिटी जैसे साझा मूल्यों से जुड़े हैं। ये सुखद संयोग है कि पिछले वर्ष भारत के लोगों ने मुझे और क्रोएशिया के लोगों ने प्रधानमंत्री आंद्रे जी को लगातार तीसरी बार सेवा करने का अवसर दिया है। We have also discussed economic relations. Our exchange in trade is around $250 million. And this exchange is the basis, in fact, for greater trade exchange. We believe that Prime Minister Modi's initiative on the economic corridor between India, Middle East and Europe is an excellent opportunity. So India, European Arab Emirates, Saudi Arabia, Jordan, Israel, and then European ports. This is an opportunity to connect Croatia as a Mediterranean gate to Central Europe and to connect it to India, India's economy and India's market. This year, Croatia presides over the Three Seas initiative connecting Baltic Sea, Black Sea and the Adriatic Sea. So this corridor will get even greater Central European dimension. We have also talked about Indian efforts to conclude the free trade agreement with the European Union, which Croatia supports.
We believe that in these negotiations will finalize as soon as possible, negotiations about free trade agreement, because that will strengthen our cooperation and it will facilitate easier trade between Croatia and India. इस जनविश्वास के साथ हमने अपने तीसरे कार्यकाल में अपने द्विपक्षीय संबंधों को 3 गुना गति देने का निर्णय लिया है। रक्षा क्षेत्र में लॉन्ग टर्म सहयोग के लिए एक रक्षा सहयोग प्लान बनाया जाएगा, जिसमें ट्रेनिंग और मिलिट्री एक्सचेंज के साथ साथ रक्षा उद्योग पर भी फोकस किया जाएगा। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हो सकती है। हमारे इन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। हमने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और विश्वसनीय सप्लाई चेन तैयार करने के लिए कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम फार्मा, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई, ईश्वर उन्हें लंबी और स्वस्थ जिंदगी दे, ये उन्होंने ट्वीट किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूं पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब देश का कालखंड घनघोर अंधेरी रात्रि जैसा था, तब भी भक्ति साहित्य ने हमारे धर्म, स्वतंत्रता और संस्कृति के दियों को जलाकर रखा था। साहित्य एक प्रकार से हमारे समाज की आत्मा है। आज हम सभी को देश में परिवर्तन दिख रहा है। मुझे विश्वास है कि 2047 तक यह यात्रा निश्चित रूप से हमारे सभी प्रकार के खोए हुए गौरव और समाज को वापस दिलाने का काम करेगी। तो 15-16 की आयु में ही मैंने इतिहास का अध्ययन और साहित्य दोनों को छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा रास्ता मैंने अलग चुना था, मेरे काम का रास्ता भी अलग था। परंतु साहित्य में मेरी रुचि शायद मेरी मां ने मुझे सुनाए हुए नरसिंह मेहता के भजनों से ही हुई होगी और वो आज तक बनी रही। और मैं मानता हूं कि साहित्य ने हमारे देश के इतिहास में, कम से कम हमारे देश के इतिहास में, दुनिया भर में भी हो सकता है, परंतु हमारे देश के इतिहास में देश के लिए साहित्य ने बहुत कुछ किया है। जब घनघोर अंधेरी रात्रि जैसा देश का कालखंड था, तब भी भक्ति साहित्य ने हमारे धर्म, स्वतंत्रता और संस्कृति तीनों दियों को जलाकर रखा था। कोई इसको भांप नहीं पाया और शासन बदला, किसी ने विरोध नहीं किया। मगर जब हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे साहित्य को किसी ने भी छूने का प्रयास किया, इसके खिलाफ समाज स्वयं जागकर खड़ा हुआ और उसको परास्त करने का काम किया। तो हमारे समाज की साहित्य, ये हमारे समाज की एक प्रकार से आत्मा है। साहित्य को प्राचीन से आधुनिक तक ले आना बहुत बड़ी काम है। स्थानीय से वैश्विक बनाना भी बड़ा काम है और उसी के माध्यम से व्यक्ति को राष्ट्र और समष्टि के साथ जोड़ना भी बड़ा काम है। बहुत छोटी सी पुस्तक है, मगर ये पुस्तक में ये प्रयास दिखाई पड़ता है और साच अर्थ में मैं इसलिए आशुतोष जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज देश में हम जो परिवर्तन की स्थिति देख रहे हैं, कई बार लगता है कि
एक योग होता है तब होता है। कई बार लगता है कि एक साथ कई सारे लोग एक विचार वाले एकत्रित हो जाते हैं तो परिवर्तन की शुरुआत होती है, मगर किसी भी परिवर्तन को हम ध्यान से देखें, बारीकी से परखें, तो परिवर्तन बहुत महंगा होता है। सालों तक एक उद्देश्य के लिए कई सारे लोग लगे रहते हैं, समर्पित जीवन जीते हैं, और धीरे 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 ये उद्देश्य के साथ जुड़ने वाला समूह बड़ा होता है, तब परिवर्तन की शुरुआत होती है। और परिवर्तन जब जन आंदोलन बनता है, तब वो परिक्रांति बनकर अंततोगत्वा परिवर्तन तक जाता है। आज देश में हम सबको परिवर्तन दिख रहा है, मगर अटल जी ने एक कविता 1975 में लिखी थी, इसकी 2 पंक्ति मैं पढ़ना चाहता हूं। उस स्वर्ण दिन के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें। उस स्वर्ण दिन के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें, जो पाया उसमें न खो जाए, जो खोया है उसका ध्यान धरे। आज के भारत के परिवर्तन को देखोगे तो ये व्यक्ति ने 1975 में इसके लिए एक विचार का बीज बोने का काम किया था, और ये यात्रा करते 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 आज यहां तक पहुंची थी। और मुझे विश्वास है 2047 तक ये यात्रा निश्चित ही रूप से हमारे सभी प्रकार के खोए हुए गौरव को, इस देश के समाज को वापिस दिलाने का काम करेगी, और हम इसकी पुनर्प्राप्ति करेंगे। गोविंद मोहन जी ने हिंदी के प्रति चिंता व्यक्त की, हिंदी की पूरी यात्रा का बहुत अच्छे से वर्णन किया, अभ्यासपूर्ण वर्णन किया, मगर मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह हाल ही में एलजी विनय कुमार सक्सेना के आवास पर पहुंचे, और इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। दोनों नेताओं ने सरकारी योजनाओं की समीक्षा भी की। यह बैठक सकारात्मक माहौल में हुई है और भविष्य की योजनाओं पर सहमति बनी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से वापस लाए गए 110 भारतीय नागरिकों का दिल्ली में स्वागत किया। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय 24 अकबर रोड पर राहुल गांधी का जन्मदिन बड़े उत्साह से मनाया। उन्होंने जन्मदिन के मौके पर पोस्टर और बैनर लगाकर उनका स्वागत किया, और इस दौरान कांग्रेस समर्थकों ने राहुल गांधी के नेतृत्व और कार्यों की सराहना की। उन्होंने पार्टी की एकजुटता और नए सिरे से जनसेवा करने का संकल्प भी लिया। यह आयोजन शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से संपन्न हुआ। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन के योग पर दिए गए बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि समाजवादी पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी कहा जाना चाहिए। वे वोट बैंक को खुश करने में लगे रहते हैं, और अब योग में भी उन्हें हिंदू मुस्लिम विभाजन नजर आता है। संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के भारत के प्रस्ताव का 170 से ज्यादा देशों ने समर्थन किया है, जिसमें कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं। यह हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं बना। अब जब सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य के लिए 10 से 15 मिनट शारीरिक गतिविधि करने का प्रोटोकॉल तैयार किया जा रहा है, तब भी एसटी हसन इसे सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। को सांप्रदायिकता वाली पार्टी बुलाना चाहिए। जिस प्रकार से तुष्टीकरण में उतरते उतरते और वोट बैंक को सबसे आगे रखते रखते अब उसे योग में भी हिंदू मुसलमान नजर आ रहा है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो प्रस्ताव भारत ने रखा यूनाइटेड नेशंस में, उसमें 170 से ज्यादा देशों ने समर्थन किया, जिसमें कि कई सारे मुस्लिम देश भी थे। उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम इश्यू नहीं बनाया, पर अब जब लोगों की वेलनेस के लिए, खास करके जो सरकारी दफ्तर में डेस्क पर बैठकर काम करते हैं, उनके लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया जा रहा है कि वो 10-15 मिनट अपने इस डेस्क वाली जॉब से अलग होकर उठकर फिजिकल एक्टिविटी करें, ताकि उनकी सेहत और तंदुरुस्ती बनी रहे।
तो उसमें भी एसटी हसन साहब हिंदू मुस्लिम करने लग गए। ये वही एसटी हसन है जो कहते हैं कि यूसीसी आएगा तो 4 शादी का अधिकार नहीं मिलेगा। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में लिखा है उसका विरोध करते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था मुस्लिम आतंकियों को छोड़ना है, और छोड़ना प्रारंभ भी किया था, और उस पर कोर्ट ने रोक लगाई थी और कहा था कि आज इन आतंकियों को छोड़ रहे हो, कल इनको क्या पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड दोगे। ये है सांप्रदायिक पार्टी की सांप्रदायिक सोच। वोट बैंक नीति, योग नीति के ऊपर भी, योग में भी इनको किस प्रकार से सांप्रदायिकता का और वोट बैंक का प्रयोग करना है उसका एक उदाहरण दे रहे हैं। आयुष मंत्रालय योग, स्वास्थ्य और समग्र जीवन शैली पर आधारित 3 दिवसीय भव्य समारोह योग महाकुंभ 2025 का आयोजन कर रहा है। यह 3 दिवसीय आयोजन 18 से 21 जून 2025 तक चलेगा। यह कार्यक्रम योग, स्वास्थ्य और समग्र जीवन को समर्पित एक भव्य उत्सव होगा जो लोगों को शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए प्रेरित करेगा। उधर आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने मुंबई के एक एजेंट जाकिर खान को गिरफ्तार किया है जो जर्मनी और मैक्सिको के रास्ते किसी दूसरे व्यक्ति के पासपोर्ट का इस्तेमाल करके अमेरिका की अवैध यात्रा की जो है व्यवस्था करता था और यात्री को अमेरिका से वापस भेज दिया गया। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है और इसी कड़ी में दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने 17 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। इनमें से एक महिला को प्रसव पीड़ा होने पर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उसने बच्चे को जन्म दिया। एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या सिंह ने बताया कि कई संयुक्त ऑपरेशन पर अवैध प्रवासियों की पहचान की गई है। ये लोग जंगलों और ट्रेनों के रास्ते भारत में घुसे थे। अब सभी को जो है नवजात सहित हिरासत केंद्र भेजा दिया गया है ताकि उन्हें देश से वापस भेजा जा सके। स्विट्जरलैंड ने 17 इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया है एवं उनका डिपोर्टेशन प्रोसेस बिगिन कर दिया गया है। इसको एफआरआरओ के साथ किया जा रहा है। इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है पुलिस स्टेशन वसंतपुर साउथ का। माइग्रेंट्स इंडिया आए थे थ्रू इलीगल जंगल रूट्स और अब इनको डिटेन किया है पीएस महेंद्र पार्क में डिपोर्टेशन के लिए एफआरआरओ द्वारा और लीगल प्रोसीजर्स फॉलो किए। पूर्व सरकारी अधिकारी एसी तुली की मौत ने दिल्ली की चिकित्सा व्यवस्था पर गहरी चोट की है। परिजनों का आरोप है कि जयपुर गोल्डन अस्पताल में इलाज के दौरान उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार हुआ जिसने उन्हें तिल तिल कर मरने पर मजबूर कर दिया। मृतक की पत्नी कमलेश तुली ने बताया कि आईसीयू में भर्ती रहने के दौरान उनके पति के हाथ बेड से बांध दिए जाते थे। उन्हें समय पर पानी तक नहीं दिया जाता था। नर्सें और डॉक्टर रात भर सोते रहते थे जिससे घंटों दर्द में तड़पते रहे। परिवार का दावा है कि इलाज के दौरान एसी तुली ने खुद कुछ नोट्स लिखे थे जिनमें उन्होंने अपनी पीड़ा, उपेक्षा और अस्पताल की लापरवाही को शब्दों में उतारा था। वे नोट्स अब उनके आखिरी शब्द बन चुके हैं जो इस पूरे तंत्र की संवेदनहीनता को उजागर कर रहे हैं। जिनका इलाज रोनी सेक्टर 3 जयपुर गोल्डन में हुआ था। 11 मार्च 2020 को अचानक रात को अर्ली मॉर्निंग इनकी तबीयत खराब हो गई। 2:30 पर हम इनको हॉस्पिटल वहीं ले गए जयपुर गोल्डन में। वहाँ कैजुअलिटी में इनको उपचार दिया गया, होश आ गया, बट कुछ टेस्ट करने थे इसलिए इनको एमआईसीयू में दाखिल कर दिया गया। उसके बाद इनको गोयल जी के डॉक्टर राजीव गोयल जी के भेज दिया गया रेस्पिरेटरी के। उन्होंने अपना गलत इलाज शुरू कर दिया जिसके कारण मरीज की हालत बिगड़ती गई और अंत में इनको वेंटिलेटर पर सपोर्ट कर दिया गया। और वेंटिलेटर पर सपोर्ट करने के बाद इनकी जो बुरी हालत थी जानवरों से भी बदतर, जैसे कोई हार्डकोर क्रिमिनल हो, बांध के रख लिया। इनके हाथ रेलिंग से बांध दिए जाते थे, बेड की रेलिंग से। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।